बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ सबक नंबर 13 के साथ। उन्वान है एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं। उन्वान से ही जाहिर है कि ये एक सफ़रनामा है और मुसन्निफ़ का नाम है इब्न इंशा। जिस किताब से इसको लिया गया है उसका उन्वान है दुनिया गोल है। इस सबक पर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो आइए चलते हैं सफ़ा नंबर 3 पर। लेकिन हम सफ़ा नंबर 2 की आखिरी लाइन ज़रूर पढ़ेंगे ताकि ये जुमला जो आधा सफ़ा नंबर 2 पे है और आधा सफ़ा नंबर 3 पे है मुकम्मल हो सके। तो वहाँ से शुरू करते हैं। ये जगह वाकई डीन होटल के पिछवाड़े में है, लेकिन ऐसा ही है जैसे कराची के पिछवाड़े में काठियावाड़ और लाहौर के पिछवाड़े में तिब्बत। तो तंज किया है जी। वो कहते हैं कि पीआई का दफ्तर जो मुझे बताया गया था काउंटर क्लर्क की जानिब से कि वो बिल्कुल होटल के पीछे है, तो बिल्कुल वैसे ही पीछे है जैसे कि कराची के बिल्कुल पीछे काठियावाड़ है। तो काठियावाड़ तो हिंदुस्तान के गुजरात का एक शहर है, तो वो करीब तो ना हुआ, वो तो बहुत दूर हुआ। और इसी तरह अगर लाहौर के पीछे तिब्बत का जिक्र किया जाए तो तिब्बत तो चाइना का एक बहुत ही बुलंद तरीन मकाम है। तो इंडिया और चाइना के बिल्कुल दरमियान ये बहुत बुलंद तरीन जगह है जिसको तिब्बत कहते हैं। तो ये फिर करीब तो ना हुआ। इंसान आली हौसला हो तो उसे मील और फरसंग के फासले फरलांगे और गज ही मालूम होते हैं। तो ये मील एक फासला है जी। ये 1760 गज का फासला होता है जिसको मील कहते हैं। और फरसंग जो है ये 18,000 फुट का माप होता है। 18,000 फुट उसको फरसंग कहते हैं। तो हमारा पिशावर की मजीद सैर करने का भी इरादा था, लेकिन उस एक मिसाल से खाइफ हो गए, खौफज़दा हो गए, क्योंकि हम उन बुजुर्ग से पूछते कि दर्रा खैबर कितनी दूर है, तो वो यकीनन यही फरमाते कि बस 2 मिनट का रास्ता है, सीधे इस सड़क पर चले जाइए, अगले चौक पर दाने हाथ को दर्रा खैबर ही तो है। पिशावर के हवाई अड्डे पर हमने अपने हम सफ़रों में से एक उधेड़ उम्र के बुजुर्ग को देखा कि लंबी सुर्ख दाढ़ी और सर पर भी कंघी से बेनियाज बालों का झाड़। इसका मतलब है कि बाल बिखरे हुए थे, थोड़ा लंगड़ाते हैं और छड़ी लेकर चलते हैं। फूलदार वास्कट पहने हुए थे, यानी उनकी वज़ाकता सज दज सब से निराली थी। यानी दिखने में जो उनका हुलिया था वो सबसे मुनफरिद था। हम पीआईए के काउंटर पर अपना टिकट दिखा रहे थे कि वो मुस्कुराते हुए हमारे पास आए और फरमाया कि तुम्हारे पास SAS यानी सेकेंडे नेवेन एयर सर्विस का टिकट है। कहाँ से आ गया? तो हमने बताया कि यूनेस्को जिसकी तरफ से हमने ये सफ़र इख्तियार किया उसने पेरिस से इसका इंतज़ाम किया था। तो अज़ीज़ तलबा, यूनेस्को जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की शाख है। इसका जो दारुल तंजीम है या हेडक्वार्टर कह सकते हैं आप, वो फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मौजूद है। और ये इदारा अमूमन सकाफ़ती मामलात में मसरूफ़ रहता है। तो इसका ये जो एब्रीवेशन है यूनेस्को, वो ये नीचे देखिए, यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूनेस्को कहते हैं। ठीक है जी। तो उसने बताया कि यूनेस्को की तरफ से ये इस एयरलाइन का टिकट मुझे पेरिस से दिया गया है, पेरिस से इसका इंतज़ाम किया था। तो यूनेस्को की जानिब से मिला। बोले मुझे यूं जुस्तजू हुई कि मैं डेनमार्क का हूं और SAS मेरे वतन की कंपनी है। उस पर बात चल निकली। हमने उन्हें बताया कि आपके वतन की ज़ियारत भी हम कर चुके हैं। कोपनहेगन के अलावा एल्सीनोर भी गए थे, जहां हैमलेट का किला है और जहां से समंदर पार स्वीडन नजर आता है। कोपनहेगन ये डेनमार्क का जो है दारुल हुकूमत है और एल्सीनोर भी डेनमार्क का एक अजीम शहर है। और हैमलेट ये कदीम एक हैमलेट का किला है जी,
तारीखी विरसा है, और जहाँ से समंदर पार स्वीडन एक अलग मुल्क है वो भी नजर आता है। बोले मुझे अफसोस है कि मैंने सारी उम्र डेनमार्क में गुजारकर एल्सी-नूर आज तक नहीं देखा। तो हमने ये कहकर उनकी ढारस बंधाई, यानी हौसला दिया कि हमने भी कराची में आधी उम्र गुजार दी है लेकिन मंगू पीर नहीं गए। ज्यादा तफसील में हम नहीं गए ताकि हमारा मंगू पीर उनके एल्सी-नूर के मुकाबले में कच्चा ना पड़ जाए। ये डॉक्टर गुलबर्ग थे। तो ये बड़ी अहम शख्सियत का नाम आ गया। डॉक्टर गुलबर्ग दवा दारू वाले डॉक्टर हैं, लेकिन नुस्खों के अलावा किताबें भी लिखते हैं, और यही हमारी उनसे दोस्ती की वजह हुई। दवा दारू वाले से मुराद है कि वो मेडिकल डॉक्टर है, लेकिन वो किताबें भी लिखते हैं, यानी राइटर भी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी किताब स्केमो डॉक्टर बरतानिया और अमेरिका के अलावा कई मुल्कों में छप चुकी है। किताब का उन्वान भी है और स्केमो का मतलब आगे आएगा। हमने रीडर डाइजेस्ट में उसका जिक्र या खुलासा पढ़ा था और कुछ कुछ याद था। ये सुनकर वो और खुश हुआ और अपनी बीवी से कहा, देखो ये शख्स कितना पढ़ा लिखा है और इसने रीडर डाइजेस्ट में मेरी किताब का जिक्र पढ़ा है। फ्रांसीसियों की तरह रे का तलफ़्फ़ुज़ वो हमेशा गैन ही करते हैं, तो रीडर की बजाय वो फ्रांसीसियों की तरह गीडग पढ़ रहा था। डॉक्टर गुलबर्ग मुहिम जू आदमी है, यानी मुश्किल कामों को करने वाले, मुश्किल काम जो है या मुश्किल जो मुहिम्मात हैं उनको सर करने वाले हैं। बरसों वो ग्रीनलैंड जाकर स्कीमों के साथ रहे हैं, उनकी जुबान और मुआशरत इख्तियार की, उन्हीं का सा बेनमक खाना खाते रहे, यही मछली रीछ का गोश्त वगैरह बर्फ के झोंपड़ों में क्याम किया और फिर ये किताब लिखी। अब मियाँ बीबी एशिया और मशरक़ बईद के दौरे पर निकले थे। अच्छा जी, ये ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है और यहाँ बर्फ ही बर्फ है। याद रहे कि ये शमाल की जानिब यूरोप के और अमेरिका के बिल्कुल शमाल की जानिब वाक़ है और डेनमार्क के करीब है। डेनमार्क जो है उसके ज़ेरे इंतज़ाम है ये, और शमाली यूरोप का जो सारा इलाका है जिसे स्कैंडिनेविया भी कहा जाता था किसी दौर में, ये बहुत ही सर्द तरीन इलाका है और बर्फ ही बर्फ है। और अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है, और वहाँ के रहने वाले जो कदीम शुमाली जो लोग हैं या फिर खासतौर पे शुमाली अमेरिका के लोग जो हैं वो भी स्केमो कहलाते हैं, यानी ये कुतुब शुमाली का जो इलाका है वहाँ रहते हैं जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो इनके बारे में ये भी बता दूं कि ये जो है इनकी ज़ुबान और मुआशरत अलग है, बेनमक खाना खाते हैं, रीछ का गोश्त वगैरह, मछली का शिकार वगैरह, झोंपड़ों में बर्फ़ के झोंपड़ों से मुराद कि यहाँ बर्फ़ के घर बनाते हैं और उनको इनकी ज़ुबान में इग्लू कहते हैं। मज़ीद मैं बताऊंगा वजाहत करते हुए। मशरक़ बईद मशरक़ की जानिब दूर तक, यानी इससे मुराद है कोरिया, जापान, फिलिपाइन वगैरह। कीनिया, हिंदुस्तान, थाईलैंड और नेपाल होते हुए पाकिस्तान आए थे। अब काबुल और तेहरान होकर वापसी का प्रोग्राम था। हिंदुस्तान से ये लोग एक शब ठहर कर, तो आगे बाद में बात करते हैं। तो इस सफ़े का आगाज होता है जी जैसा कि डीन होटल के बारे में बताया कि जिस तरह उसके पिछवाड़े में इंटरनेशनल होटल है और पीआई का ऑफिस है, बिल्कुल उसी तरह जो कराची के पिछवाड़े में काठियावाड़ है और लाहौर के पिछवाड़े में तिब्बत है। तो ये तंज किया है कि इतना करीब है, हालांकि बहुत दूर है। फिर वो कहते हैं कि अगर इंसान जो है आली हौसला हो तो मील और फरसंग का फासला जो है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ये फरलांग और गज के बराबर हो ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा चूंकि हौसला ज्यादा था इसलिए मुझे इतना ज्यादा सफर जो है कम ही महसूस हुआ। फिर वो कहते हैं कि मेरा पिशावर की सैर का इरादा तो था लेकिन मैं डर गया, क्योंकि अगर मैं पूछता कि दर्रा खैबर कितनी दूर है तो यकीनन वो बुजुर्ग मुझे यही कहते कि बस 2 मिनट का रास्ता है, और इस तरह मैं 2 मिनट का रास्ता तय करते करते शायद मुझे 2 घंटे लग जाते। और उन्होंने तो कहना था कि बस ये सामने ही चौक है। जिस तरह उन्होंने मुझे बताया कि पीआई का दफ्तर बिल्कुल पीछे और करीब ही है, जो कि बहुत दूर था। तो
इसी तरह वो मुझे मज़ीद उलझाए रखते और मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, तो वो सैर करने से डर गए। फिर वो कहते हैं कि पेशावर के हवाई अड्डे पर उनकी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, जिनका हुलिया उन्होंने बताया कि लंबी सुर्ख दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, थोड़ा सा लंगड़ाते थे, हाथ में छड़ी थी। नाम उनका गुलबर्ग था, डॉक्टर गुलबर्ग। फूलदार वास्कट पहनी हुई थी। बड़ी मुनफरद सी उनकी जो सजदत थी या फिर उनका जो हुलिया था, सबसे निराला था। और उनके पास भी SAS जो है टिकट था, मेरे पास भी SAS का टिकट था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये टिकट तुमने इस कंपनी का टिकट कहाँ से लिया है? चूंकि ये कंपनी उनके मुल्क डेनमार्क की थी, तो या फिर उसी टिकट से उन्होंने भी सफ़र किया था। तो वो तो मुसन्निफ ने कहा कि मुझे यूनेस्को की जानिब से, चूंकि वो यूनेस्को की तरफ से सफ़र कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये सफ़र जो है यूनेस्को की तरफ से हमने ये सफ़र इख्तियार किया है और इस टिकट का इंतज़ाम पेरिस से किया गया है। फिर वो बुज़ुर्ग बोले कि मैं डेनमार्क का हूँ और ये SAS मेरे वतन की कंपनी है, इसलिए बात से बात चल निकली। तो फिर डॉक्टर गुलबर्ग जो हैं, उनके बारे में मुसन्निफ बताते हैं कि उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं जो है मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने बताया कि मैंने आपका मुल्क भी देखा है, कोपनहेगन, अल्सीनूर वगैरह। तो डॉक्टर गुलबर्ग कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं डेनमार्क में रह कर भी जो है अल्सीनूर नहीं देख पाया। तो फिर इब्ने इंशा उनसे उन्हें बताते हैं कि मैं भी डेनमार्क गया हूँ और कोपनहेगन, अल्सीनूर और हैमलेट का किला देखा है, जहाँ से समंदर पार स्वीडन नज़र आता है। तो इस तरह उनकी आपस में गपशप होती रही और उन्होंने बताया कि मेरा ताल्लुक डेनमार्क से है, मगर मैंने अल्सीनूर नहीं देखा। तो मुसन्निफ ने भी जो है अफसोस का इजहार किया और कहा कि कोई बात नहीं, मैंने भी कराची में रहकर बहुत अरसा गुजारा है, लेकिन मंगू पीर जो है मैं भी नहीं गया वहाँ पे। तो उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया ये बात कह के कि मैं भी कराची में रहकर कराची का इलाका ना देख पाया। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर गुलबर्ग जो हैं वो मेडिकल के डॉक्टर हैं, दवा दारू वाले हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि वो किताबें भी लिखते हैं और ख़ास तौर पर स्कीमो डॉक्टरों ने एक किताब लिखी हुई है, जो कि मगरबी ममालिक में उसकी बड़ी इशाअत, यानी यूरोपी ममालिक में, अमेरिका में और शुमाली यूरोप के इलाकों में उसकी बड़ी इशाअत हुई और बड़ी बहुत ज़्यादा वो छपी है। और फिर रीडर डाइजेस्ट का जिक्र जो है वो चल पड़ा और ये सुनकर वो खुश हुआ और उसने अपनी बीवी को बताया कि देखो, इस शख्स ने रीडर डाइजेस्ट में मेरे मज़ामीन या मेरे आर्टिकल या मुझे पढ़ा है, क्योंकि उस रीडर डाइजेस्ट में डॉक्टर गुलबर्ग की तहरीरें छपती थी और इब्ने इंशा ने पढ़ी हुई थी, जिसको वो रीडर की बजाय रीडग पढ़ रहा था, क्योंकि उनका तलफ़ुज़ कुछ इस तरह था कि वो रे की आवाज़ को गैन से बोलते हैं। फिर डॉक्टर गुलबर्ग का जिक्र स्कीमों के हवाले से आया कि वो ग्रीनलैंड में जाकर वहाँ पे रह चुके थे। तो ग्रीनलैंड के जो बाशिंदे हैं जी, जो कदीम मुकामी बाशिंदे हैं, जो कि शदीद बर्फ़ के मौसम में रहते हैं, बर्फ़ के घर बनाते हैं और वहीं जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं सख्त मौसम में। और कहते हैं कि वो कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी बनाते हैं जो कि जिनके पहिए नहीं होते, जो बर्फ़ पर घसीटे जाते हैं वो गाड़ियाँ, और उनको उनको कुछ ख़ास नस्ल के बड़े सुधाए हुए तरबियत याफ्ता कुत्ते जो हैं उन गाड़ियों को खींचते हैं और उन पर वो बैठकर सफ़र करते हैं। और जो वो बर्फ़ के घर बनाते हैं उनको इग्लू जो है कहा जाता है। तो बड़ी अजीब सी उनकी तर्ज मुआशरत है। तो डॉक्टर गुलबर्ग जो हैं उनके साथ रहकर, उनकी ज़ुबान और मुआशरत जो है इख्तियार करके, सब कुछ देख कर, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके जो त्यौहार हैं, उनकी जो बातें हैं, वो सब नोट करके उन्होंने किताब लिखी थी जिसका जिसका टाइटल था एस्किमो डॉक्टर।
तो फिर मुसन्निफ बताते हैं कि वो डॉक्टर गुलबर्ग और उनकी बीवी वो मशरिक बईद के दौरे पर निकले थे, और वहाँ से होते हुए फिर वो थाईलैंड, हिंदुस्तान और नेपाल, और वहाँ से होते हुए फिर पाकिस्तान आए थे, और अब काबुल और तेहरान होकर वापस जाने का इरादा था। तो हिंदुस्तान से ये लोग एक शब ठहर कर आगे बढ़े थे। तो एक आखिर में बीकन का एक कॉल मैं बयान कर दूं कि जो शख्स अपने मुल्क में सफ़र करता है, जिसकी ज़ुबान से, जो शख्स ऐसे मुल्क में सफ़र करता है जिसकी ज़ुबान से वो ना आशना है, तो वो गोया एक मदरसा को जाता है, ना कि सैर को। तो ये बात तय है जी कि गैर मुल्क में जाना जहाँ की ज़ुबान से आप वाकिफ़ ना हो, जिस तरह के इब्न इंशा जाता है या फिर डॉक्टर गुलबर्ग मशरिक बईद के ममालिक में जाते हैं, तो यकीनन वो वहाँ की ज़ुबानों से आशना तो नहीं है, तो वो वहाँ सैर को नहीं जा रहे बल्कि एक मदरसा को जाते हैं जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं जी। बात शुरू हुई थी सफ़ा नंबर 3 का, आखिरी जो जुमला था वो ये था कि हिंदुस्तान से ये लोग एक शब ठहर कर भागे। कौन? डॉक्टर गुलबर्ग और उनकी बीवी, क्योंकि ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जनपथ होटल में ठहरे थे। ये जनपथ होटल जो है इंडिया के किसी होटल का नाम है। उस रोज साधुओं और गैर साधुओं की तरफ से गौकुशी के मामले पर खौफनाक मुजाहरा हुआ था। साधु कहते हैं जी जोगी को, दरवेश को। गौकुशी जो है गाय को ज़िबा करने को कहते हैं। तो वहां पे चूंकि गाय को ज़िबा करना जो है वो पाप या गुनाह तस्वुर किया जाता है, तो उसके खिलाफ एक मुजाहरा हो रहा था जिसमें जानो माल का बेहद नुकसान हुआ। मुजाहिरीन ने मगरबी टूरिस्टों को भी जहां वो नजर आए घेर लिया और कहा ये लोग भी मुसलमानों से कम नहीं, ये भी गाय का गोश्त खाते हैं। तो चूंकि यूरोप के लोग भी बड़ा गोश्त या गाय का गोश्त खाते हैं, तो इसलिए हिंदुओं ने, कट्टर हिंदुओं ने, उन साधुओं ने उनको भी मुसलमानों की तरह गाय का गोश्त खाने वाला समझा और उन पर भी हमलावर हुए। बड़ी मुश्किल से ये खशमगी मजमे के नरगे से निकलकर होटल वापस पहुंचे और इसी दिन नेपाल रवाना हो गए। खशमगी, बड़ा गजबनाक मजमा, नरगे से निकलकर, हजूम से निकलकर। पाकिस्तानियों खुसूसन पेशावर वालों के ये बहुत मोतरफ थे, यानी एतराफ़ करते थे, उनके कायल थे कि बड़े तपाक और खुलूस से मिलते हैं। तपाक यानी गर्म जोशी से। पीआईए की खास तौर पर तारीफ करते थे कि उसके आदमी बहुत खलीक और मतवाज़े हैं। खलीक का मतलब होता है अखलाक से पेश आने वाला, और मतवाज़े का मतलब तवाज़े करने वाला या मेहमान नवाजी करने वाला। हाँ, अपने पेशावर वाले होटल के नाम से बेमज़ा होते थे, कहते थे कि ये नज़र बट्टू है ताकि पाकिस्तान को नज़र ना लग जाए। तो खूबसूरत चीज़ के साथ एक बदनुमा और बदसूरत चीज़ जो नज़र से बचने के लिए रखी जाती है, नज़र, बुरी नज़र से बचाने के लिए, उसको नज़र बट्टू कहते हैं। तो पेशावर के होटल को उन्होंने पाकिस्तान का नज़र बट्टू करार दिया है। देखो काबुल होटल में ये $4 रोज़ाना का कितना अच्छा कमरा है। इसे गर्म रखने का मरकज़ी निज़ाम भी है। कालीन, फर्नीचर, सर्विस सभी कुछ माकूल। पेशावर में मैं 3 रोज़ रहा हूँ। उस बाबा आदम के ज़माने के कमरे के $13 रोज़ाना देता। बाबा आदम के ज़माने से मुराद है कि बहुत पुराना होटल था और कीमत भी बहुत ज़्यादा लेते थे वो। यही नहीं, उन लोगों ने ₹5 रोज़ाना उस लकड़ी के भी मुझसे वसूल किए जो कमरा गर्म रखने या उसमें धुआं फैलाने के लिए रोज़ाना जलानी पड़ती थी। जाते हुए जिन लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या काबुल में गधे नहीं होते, उनकी इत्तला के लिए गुजारिश है कि होते हैं और बहुत होते हैं, या हमारा मतलब 4 टांगों वाली बिला सींग की मखलूक से है। तो हकीकी गधों की बात हो रही है, इंसानों को गधा कहने वाली बात नहीं हो रही। 2 टांगों वाले भी यकीनन होंगे, हमने ज्यादा जुस्तजू नहीं की। तो मुसन्निफ कहते हैं कि यकीनन कुछ गधे, कुछ इंसान भी होंगे जो गधों जैसे काम करते हैं या हरकतें करते हैं, लेकिन हमने उनको तलाश करने की कोशिश नहीं की। ये गधे वो थे जो जरनिगार पार्क के सामने कितार दर कितार
کھڑے تھے اور ان کے پالان سنگتروں سے بھرے تھے۔ یہاں سنگترے تل کر بکتے ہیں۔ یہ زرنگار پاک وہاں کابل میں یا افغانستان میں کوئی پارک کا نام ہے، اور پالان کہتے ہیں ایک موٹے کپڑے کو، یا ہم آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جانوروں کی کمر پر جو ڈالی جانے والی ایک گدی ہوتی ہے موٹے کپڑے کی، اس کو پالان کہتے ہیں۔ تو اس پالان میں بے شمار سنگترے تھے، اور یہاں سنگترے تل کر بکتے ہیں۔ ڈاکٹر گلبر کی بیوی سنگتروں پر مچل گئی مطلب اڑ گئی یا ضد کر بیٹھی، اور بولی اس کا بھاؤ پوچھو، یعنی قیمت پوچھو۔ ہم نے بھاؤ پوچھا، آگا چند است، یہ فارسی کا جملہ ہے۔ اچھا، آپ سوچتے ہوں گے کہ افغانستان میں صرف پشتو بولی جاتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہاں پہ فارسی بھی بولی جاتی ہے۔ تو آگا چند است کا مطلب ہے آگا اس کا بھاؤ کیا ہے، یعنی اس کی قیمت کیا ہے۔ ایران کی طرح یہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ فارسی بولنا آسان ہے، سمجھنا مشکل۔ آگا نے جو جواب دیا وہ ہمارے پلے نہ پڑا، حالانکہ ہم نے چیں چیں کر کے ایک دو بار وضاحت بھی چاہی۔ ان غیر ملکیوں کو یہ بتانا غیر ضروری تھا کہ یہ گدے والا ان الفاظ میں ادائے مطلب سے قاصر ہے، یعنی سمجھنے سے قاصر ہے، یا پھر اس کی اور ہماری زبان مختلف ہے۔ جو ہماری سمجھ میں آ سکے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ لہذا ہم نے کہا چھوڑیے، بہت مہنگا دیتا ہے۔ لیکن وہ خاتون تھوڑی دور ایک اور گدھے کے پاس مچل گئی، تو یہاں سے لے لو، یہ سستا دے گا۔ ہم نے ایک باٹ کی طرف اشارہ کر کے سنگترے والے سے کہا کہ آگا بس این قدر دے دو۔ یہ باٹ جی ایک وزن کا پیمانہ ہوتا ہے جو پتھر کا ہوتا ہے، یا پھر کسی میٹل کو پگھلا کر اس کو ایک پیمانہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ترازو میں رکھنے کے لیے ایک پاؤ، آدھا کلو، 2 کلو کے پتھر ہوتے ہیں یا لوہے کے بنے ہوئے وہ پیمانے ہوتے ہیں، تو اس کو باٹ کہتے ہیں۔ آگا بس این قدر دے دو، یعنی اتنے ہی دے دو۔ اس نے تولا تو 4 سنگترے پڑے، قیمت ہم نے نہ پوچھی کہ افہام و تفہیم میں دقت نہ ہو، یعنی سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آخر باہم زبان سمجھنے نہ سمجھنے کا معاملہ ہمارا اور ہمارے افغان بھائیوں کا ہے، ڈنمارک والوں کو اس سے کیا مطلب۔ ہم نے 10 افغانی کا نوٹ دیا، اس نے 4 افغانی کاٹ کر باقی ریز گاری ہمیں دے دی، یعنی کھلے پیسے یا ٹوٹے ہوئے پیسے ہمیں واپس کر دیے، بقایا واپس کر دیا۔ ڈاکٹر گلبرگ اور ان کی بیوی نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس دیار غیر میں جہاں ہماری زبان اور انگریزی سمجھنے والا کوئی نہیں، تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ ہم نے موضوع الفاظ میں کسر نفسی کے بعد کہا کہ خیر انسان کے کام آتا ہے، بنی آدم آزائے یک دیگرانت وغیرہ، یعنی سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھتے ہیں کچھ نکات کی مدد سے۔ تو جیسا کہ پچھلے صفحے پر بات شروع ہو گئی تھی کہ وہ جو ہے مشرق بعید کو گئے تھے، اور جاپان اور پھر کوریا، تھائی لینڈ، نیپال، ہندوستان، نیپال بعد میں گئے۔ تو ایسے تھائی لینڈ سے ہوتے ہوئے جب وہ بھارت پہنچے تو وہاں پر ایک جن پت ہوٹل میں ٹھہرے، ایک رات قیام کیا، جہاں پر گو کشی کے معاملے پر وہاں کے کچھ جوگیوں نے ایک مظاہرہ جو ہے، خوفناک مظاہرہ جو ہے وہ کیا، اور اس کی زد میں مسلمان بھی آئے، اور مغربی ٹورسٹوں کو بھی انہوں نے اپنے نشانے پر رکھ لیا اور کہا کہ یہ بھی گوشت کھاتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بڑی مشکل سے اس جو خوفناک ایک مجمع تھا، ہجوم تھا، اس سے نکل کر وہ میاں بیوی جو ہیں وہ ہوٹل پہنچے، اور اسی دن ہندوستان چھوڑ کر وہ نیپال روانہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے پشاور جو ہے والوں کے وہ بڑے معترف ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پشاور والے جو ہیں وہ بڑے ہی خلوص والے ہیں، لیکن ہوٹل کے نام سے، وہاں کے ہوٹل کے نام سے بے مزہ ہوئے، کیونکہ ہوٹل والوں نے
उनसे किराया बहुत ज़्यादा लिया था और जो लकड़ी जलाने के लिए वो लेते थे उसका भी किराया उन्होंने वसूल किया था। और बहुत बहुत पुराना होटल था, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद कहा कि होटल वाले बहुत ही अखलाक वाले हैं और मेहमान नवाज हैं। फिर उसका जो मुवाजना है उन्होंने पेशावर के होटल से किया, पेशावर के होटल का मुवाजना काबुल के होटल से किया और बताया कि वहाँ तो हम $13 रोज़ाना देते थे और लकड़ी का जो है वो किराया भी हमसे लेते थे, लेकिन यहाँ काबुल में $4 रोज़ाना का जो है हमसे वसूल किया जाता है। तो बड़ा फ़र्क था जी किराए का, यानी पेशावर वाले ज़्यादा ले रहे थे। फिर काबुल के ज़रनिगार पार्क का जिक्र है। मुसन्निफ ने बताया है कि जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि गधे क्या अफगानिस्तान में गधे नहीं होते जो तुम जा रहे हो, तो उसने कहा होते तो हैं, बहुत होते हैं, लेकिन 4 टांगों वाले हकीकी गधे हैं। 2 टांगों वाले गधे भी होंगे, लेकिन मैंने ज़्यादा जुस्तजू नहीं की। तो कहते हैं कि डॉक्टर गुलबर की बीवी जो है वो उन गधों के पास जाकर मचल गई, क्योंकि उन गधों पर जो पालान थे वो संगतरों से भरे हुए थे। और डॉक्टर गुलबर्ग ने और उनकी बीवी ने कहा कि मुझे ये संगतरे खरीद कर दो। तो यहाँ बड़ा मसला पेश आया। मुसन्निफ को चूँकि फ़ारसी ज़ुबान ज़्यादा नहीं आती थी, बस थोड़ी बहुत आती थी, तो थोड़ी बहुत से उन्होंने कुछ उसका भाव पूछने की कोशिश की, लेकिन समझ ना आई। तो मुसन्निफ ने कहा कि चलें छोड़ें, आगे चलते हैं। पर आगे जाकर उनकी बीवी जो हैं वो एक और गधे के पास मचल गई और कहा कि यहाँ से ले लो, ये सस्ता देगा। तो फिर उन्होंने जो थोड़ी बहुत उनको फ़ारसी आती थी, उन्होंने बजाय इसके कि फ़ारसी बोले, उन्होंने एक वज़न के पैमाने की तरफ इशारा करके कहा बस ई कदर दे दो, यानी इतना ही दे दो। तो फिर उन्होंने कहा कि उसमें 4 संतरे संतरे पड़े जो मैंने उनको ख़रीद कर दे दिए। और ये भी कहा कि ये समझने ना समझने का मामला जो है ये हमारा और हमारे अफगान भाइयों का है, अब डेनमार्क वालों को इससे क्या मतलब। तो फिर ज़ुबान की बात, जैसे मैंने बताया कि ज़ुबान ना समझने का जो बाहमी मसला है वो अफ़गान भाइयों के साथ है। अब डेनमार्क वालों को तो ये पता नहीं था कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अफ़गानी ज़ुबान या फ़ारसी ज़ुबान नहीं समझते, तो इसलिए उन्होंने कहा, वो यही समझते रहे कि ये ज़ुबान समझते हैं। बहरहाल मुसन्निफ को थोड़ी बहुत जो फ़ारसी आती थी उसमें उसने गुफ्तगू की और संतरे लेकर दिए, बकाया लेकर दिया। फिर डॉक्टर गुलबर्ग और उनकी बीवी ने बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस दियारे गैर में जहाँ हमारी ज़ुबान और अंग्रेज़ी समझने वाला कोई नहीं, तुम हमारे साथ ना होते तो हम क्या करते। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने मौजू अल्फाज में कसर नफसी के बाद कहा कि खैर इंसान ही इंसान के काम आता है और इंसान ही एक दूसरे के आज़ा होते हैं, यानी एक दूसरे के काम आने वाले होते हैं। आखिर में सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान, जो तवाज़े इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत संवार देता है। मतलब कि मेहमान नवाजी, अगर होटल की बात करें तो वहाँ की मेहमान, जैसे पेशावर वालों ने अच्छी मेज़बानी की, तवाज़े की, तो यूरोपी टूरिस्टों ने तारीफ़ की। और जिस तरह मुसन्निफ़ ने भी उनकी मेज़बानी की, उनकी मदद करता रहा, उनको संतरे लेकर दिए, उनसे गपशप लगाई, उनसे खुश अखलाक़ी से पेश आया। तो तवाज़े इख्तियार करने वाला जो भी करता है अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत संवार देता है। ये कहना है सैयद अली हजवेरी, जिनको दाता साहब भी कहा जाता है, जो कि मदफून हैं लाहौर में, उनका ये फरमान है। तो अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का दूसरा लेक्चर भी ख़त्म हुआ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।